सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मनोज और चैनल का नाम है करियर कंसल्टीज, जहां मैं देता हूं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है HDFC बैंक के एस बैंकिंग प्रोग्राम के ऊपर। एस बैंकिंग प्रोग्राम जो कि सिर्फ 45 डेज का रेजिडेंशियल कैंपस प्रोग्राम है और जिसके बाद 4,40,000 की पर एनम पैकेज वाली सैलरी के साथ आपको कंपनी में यानी कि बैंक में असिस्टेंट मैनेजर जॉब मिल जाएगी। यानी कि एश्योर्ड जॉब गारंटी प्रोग्राम है, वो भी सिर्फ 1,50,000 फीस के साथ। सबसे पहले मैं बताऊंगा क्या है प्रोग्राम, व्हाट इज़ द प्रोग्राम। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी ने क्यों लॉन्च किया और वाई चूज़, क्यों इस प्रोग्राम को हम चूज़ करें। इसके बाद होगी बात फीस की और लोन की। लोन फैसिलिटी के साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि 1,50,000 नहीं प्लस GST प्लस इंटरेस्ट, एक्चुअली ये लोन आपको कितने का पड़ेगा और कितनी रुपए की पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितने टाइम तक आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी की। एज क्राइटेरिया इसमें नहीं दिया है बट मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस में भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत छोटे से ही टाइम में आपको बहुत सारा कंटेंट बताने वाला हूँ दोस्तों। कोर कंटेंट ऑफ स्टडीज़, क्या पढ़ना पड़ेगा ये भी बताऊंगा। इसके बाद ये जो 45 दिनों का लेक्चर क्लास होगा ना, इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा वो बताऊंगा। उसके बाद व्हाट आर दी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई, डॉक्यूमेंट की पूरी एक लिस्ट है, वो मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, उसे आप पढ़ लेना। डिस्कशन ऑन प्रोफाइल, प्रोफाइल पे भी डिस्कशन करेंगे। देखो प्रोफाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि तुम एक्चुअली एक्सेस या HDFC बैंक में जाकर के करोगे क्या, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद रहा प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे अगर तुम इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो या स्किप कर देते हो तो। इसके बाद बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम एंड एस बैंकर प्रोग्राम। देखो HDFC का तुम जानते हो कि फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम है, काफ़ी फेमस प्रोग्राम है, जिसमें लगभग 3 लाख के आसपास तुम्हें पेमेंट करनी होती है अपनी फ़ीस की, और जिसके बाद तुम लगभग 5,50,000 से ज़्यादा की सैलरी वाला पैकेज पा करके डिप्टी मैनेजर की रैंक पे HDFC बैंक को ज्वाइन करते हो। तो क्या इस प्रोग्राम को चूज़ करूं या फिर उस प्रोग्राम को चूज़ करूं, दोनों का कंपैरिजन साइमल्टेनियसली मैं आपको करके बताऊंगा कि आपको एक्चुअली किस में क्या मिलेगा और किसे ज्वाइन करना चाहिए। अब अगली चीज़ है शुड आई ज्वाइन और नॉट। इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर तुम्हें यहीं दे दूंगा, तुम्हें ये ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। अब देखो कंटेंट तो तुमने समझ लिए, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोग्राम के बारे में कि प्रोग्राम एक्चुअली है क्या। देखो प्रोग्राम को तुम यहाँ पर एक लाइन में ही समझ सकते हो बड़ी आसानी से। वॉक इन एज ग्रेजुएट, वॉक आउट एज असिस्टेंट मैनेजर HDFC बैंक। सिंपल सी बात है, असिस्टेंट मैनेजर की रैंक मिल जाएगी जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो। ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है, ये यहीं पता चल जाता है। अब ये कह रहे हैं देखो स्टाइपेंड मिलेगा 7,500 का ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कितने दिन की है? सिर्फ 45 डेज़ की। कहाँ होगी? NIIT के कैंपस में। NIIT का कैंपस कहाँ है? दिल्ली में, एयरपोर्ट के पास। ठीक है, अब वहाँ पर रहना खाना कंपनी की तरफ से मिलेगा और साथ में 7,500 रुपये स्टाइपेंड भी मिलेगा। चिंता मत करो, ये स्टाइपेंड एक्चुअली तुम्हारी ही दी हुई फीस में से ही डिटेक्ट होकर मिलने वाला है। स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी 4,40,000 रुपये। देखो 4,40,000 जो पर एनम का पैकेज है ना, ये लगभग तुम्हें 38,000 के आसपास आता है। लेकिन ध्यान रखना, इसी में एम्प्लॉयर का PF, ग्रेचुटी, तुम्हारा PF, साथ ही दूसरे अलाउंसेस भी इंक्लूडेड हैं। तो अगर मैं तुम्हें बात करूं तो लगभग 28,000 से ले करके 32 या 34,000 रुपये तक तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जिसमें से तुम्हारी जो 8,000 समथिंग की इंस्टॉलमेंट कटेगी वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोग्राम तुम्हें यहाँ पर एक झलक में थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा। 1.5 लाख की फीस देख रहे होगा, 18% GST है। इसका भी कैलकुलेशन मैं आराम से तुम्हें बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ इट वर्क्स, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम को करने के लिए क्या करना है? फॉर्म को फिलअप करना है ऑनलाइन। उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट को क्लियर करना है। इसके बाद एनरोल एंड पे प्रोग्राम फीस, जिसके लिए लोन मिलेगा, और प्रोग्राम की फ़ीस 1,50,000 प्लस GST पे कर दोगे। उसके बाद 45 डेज़ का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि तुम्हें अटेंड करना है NIIT के कैंपस में, जो मैंने तुम्हें बताया कि एयरपोर्ट के पास दिल्ली में है। जॉइन HDFC बैंक एज असिस्टेंट मैनेजर। और जैसे ही ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान एग्ज़ाम है। इसके बाद तुम असिस्टेंट मैनेजर बन के बैंक को ज्वाइन कर लोगे।
अब वाई चूज़ दिस HDFC बैंक एस प्रोग्राम, ये कह रहे हैं कि वाई चूज़ दिस HDFC बैंक एस प्रोग्राम। तो देखो जो इनकी बात है ना उसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, मैं तुम्हें एक्चुअल रियलिटी बताऊंगा कि क्यों तुम्हें ये प्रोग्राम करना चाहिए और क्यों ये प्रोग्राम एक्चुअली बैंक ने डिज़ाइन किया। ओके अब देखो ये बैंक ने ये डिज़ाइन क्यों किया, इस चीज़ को समझने के लिए मैंने तुम्हारे सामने एक एग्जांपल रखा है। ये वीवो का फ़ोन T3 और ये उसके बगल में है वीवो T3 लाइट। अब इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि वीवो एक फ़ोन बनाता है T3 जिसमें सारे बढ़िया फीचर देता है और एक एडवांस लेवल का प्राइस भी इसके लिए चार्ज करता है 19,000 रुपये। ठीक है, अब लेकिन क्योंकि लोगों की ज़रूरत हर तरह की है, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह के एम्प्लॉइयों की ज़रूरत होती है। वहाँ डिप्टी मैनेजर भी चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर भी चाहिए, यानी कि सारे लोग चेयर पर बैठ के तो काम नहीं करेंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो चेयर पर भी बैठेंगे और फील्ड में भी दौड़ेंगे, सेल्स का भी काम करेंगे, रिपोर्टिंग भी करेंगे और सारे तरह के ट्रबल शूट्स और कस्टमर को सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा कि ये एक छोटा कैटेगरी का फ़ोन है, यानी कि एक बजट कैटेगरी का फ़ोन है, ऐसे ही ये असिस्टेंट मैनेजर की जो जॉब है वो डिप्टी मैनेजर फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम के थोड़ी सी नीचे वाली पोस्ट की है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा दोनों का डिफरेंस क्या है, कि ये डिप्टी मैनेजर की रैंक देता है जबकि ये असिस्टेंट मैनेजर की रैंक देता है एस बैंकिंग प्रोग्राम जो है तुम्हारा। डिस्कशन जो अब हमारा है वो देखते हैं फ़ीस के ऊपर। ओके देखिए फ़ीस और लोन के बारे में बात करेंगे। फ़ीस जैसा कि मैंने बताया तुमको कि 1,50,000 प्लस GST है तो ये बनता है 1,77,000। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट मैंने अराउंड 9% का कैलकुलेट कर लिया, हालांकि ये इंटरेस्ट ज़्यादा ही होगा क्योंकि फ्यूचर्स बैंकर प्रोग्राम में लगभग 11% का इंटरेस्ट रेट है, तो ये 9% मैंने हालांकि कम ही पकड़ा है। इस 9% को भी अगर हम पकड़ते हैं तो जो कैलकुलेशन से तुम्हारी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन बनती है वो 1,77,000 पे 9% के हिसाब से अगर मैं तुम्हें 2 साल की इंस्टॉलमेंट बांधता हूँ, 2 साल की इंस्टॉलमेंट बांधता हूँ तो ये इंस्टॉलमेंट लगभग बनती है 8,086 रुपये की तुमको मंथली EMI देनी पड़ेगी। मंथली EMI तुमको 8,686 रुपये की देनी पड़ेगी और 1,77,000 रुपये के लिए तुमको पे करने पड़ेंगे 1,94,000। अगर इंटरेस्ट रेट 1% ऊपर नीचे होता है तो ये लगभग 2 लाख रुपये हो जाते हैं। मतलब तुम्हें 2 लाख रुपये इस प्रोग्राम के लिए एक्चुअली देने हैं, ये 1.5 लाख नहीं है। अब बात करते हैं प्रोग्राम के कंटेंट के बारे में। देखो प्रोग्राम का ना डिटेल रिव्यू मैंने किया है, आगे तुम्हें हो सकता है यहाँ बोरिंग लग रहा हो, बट धीरे धीरे हम वीडियो को प्रोग्रेस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं सही कंटेंट के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट के बारे में। प्रोग्राम के क्या कंटेंट है, तो क्या पढ़ाया जाएगा तुमको 45 दिनों में। बेसिक बैंकिंग पढ़ाई जाएगी, लायबिलिटी प्रोडक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, असेट प्रोडक्ट पढ़ाए जाएंगे, कंप्लायंसेस KYC बताई जाएगी, KYC जो कस्टमर की करनी होगी, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, डिजिटल सेलिंग स्किल्स और कस्टमर सर्विस, रिटेल, ब्रांच ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें तुमको सिखाई जाएंगी। और फ्लैक्स कैब हैंड्स ये सब नहीं बात करेंगे। HDFC बैंक स्पेसिफिक प्रोसेस और HDFC बैंक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और बिहेवियरल ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग बिजनेस एटिक्वेट्स। देखो ये 45 दिनों में कोई इतना कुछ तो सिखा नहीं देगा ऑब्वियसली, जो तुम्हें मेन पॉइंट्स बताए जाएंगे वो तुम्हारे हैं HDFC के सारे प्रोडक्ट्स बताए जाएंगे, जिसमें कि मेन तुम्हारा रहेगा कि तुम इंश्योरेंस कैसे बेचोगे और साथ ही कासा यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स को कैसे बेचोगे। साथ ही थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया जाएगा कि कस्टमर आए तो ब्रांच में फुटफॉल हो तो कैसे डील करना है। ठीक है, लेकिन वो एक अच्छी चीज़ है तो तुम टेंशन मत लेना, काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। वो तुम्हारा ये मैंने डिटेल मेंशन किया कि ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी चल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, 2 साल तुम्हें और एक्स्ट्रा मिल गए एज कैटेगरी में। अब देखो 50% केवल मार्क्स मांग रहा है, ज़्यादा नहीं मांग रहा है, केवल 50% मार्क्स पे तुम एलिजिबल हो जाते हो अपनी ग्रेजुएशन में अगर 50% मार्क्स अटेन किए हैं तो। फ्रेशर कैंडिडेट विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, इसका मतलब क्या है ये समझना, वर्क एक्सपीरियंस वाले भी बंदे चल जाएंगे, यानी कि जिनको 0 to 3 years का एक्सपीरियंस है। तो अब देखो यहीं से तुम्हारा ना एज लिमिट निकल के आ जाता है। ठीक है, जैसे कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जांपल लें तो जब कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है तो उसकी लगभग एज 22 से 23 साल होती है और 3 साल का और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस एक्सेप्ट किया जा रहा है, मतलब 26 की आसपास आपकी एज हो जाती है। तो देखो जो इसमें एज क्राइटेरिया ना वो 21 या वो लगभग 21 से लेकर के 28 तक के बीच में रहेगा। ठीक है, तो यानी कि 28 साल अगर तुम्हारे कंप्लीट नहीं हुए हैं तो तुम इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो।
ओके, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जब तुम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हो? तो देखो, तुम्हारे पास इनमें से कोई एक आइटम होना चाहिए। तो तुम्हारे पास डीएल हो या तुम्हारे पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो, तुम्हें अपने एक रिज्यूम बना करके चलना होगा, रिज्यूम जो कि जमा करना होगा। बर्थ डेट प्रूफ के लिए तुम्हारे पास पासपोर्ट या डीएल होगा तो अच्छे रहेगा। बर्थ सर्टिफिकेट भी आजकल लोगों के पास होते हैं तो वो चल जाएगा उससे काम। एसएससी का सर्टिफिकेट, चलो ये सर्टिफिकेट तो तुम वैसे भी सारे जमा करोगे। इलेक्शन कार्ड की कह रहा है, आधार कार्ड चल जाएगा। अब आईडी रिक्वायरमेंट देखो, पैन कार्ड कह रहा है, पैन कार्ड तो सबके लिए मैंडेटरी होता है भाई, टैक्स काटना है और सैलरी देनी है तो आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों चाहिए ही चाहिए। अब ये सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स कौन कौन से मांग रहा है? 10-12 की मार्कशीट मांग रहा है और ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट मांग रहा है। एक्सपीरियंस अगर है तो देना है, अदरवाइज़ नहीं देना है। अब आगे बढ़ते हैं हम कंटेंट पे। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन स्टेप्स क्या है। सिलेक्शन वैसे मैं तुमको पहले शॉर्ट में बता चुका हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, रजिस्टर योरसेल्फ बाय कंप्लीटिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ओके, इसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस करीब 200 रुपये के आसपास एक एप्लीकेशन फ़ीस होगी जो तुम्हें पे करनी है और तुम्हारा जो एस बैंकिंग प्रोग्राम के लिए एनरोलमेंट हो जाएगा और यहाँ पर तुम उस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। कौन सा एग्ज़ाम? ये हो गया ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट, जो कि रिटन फॉर्म में भी है और उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू भी होगा। अब अगर ये दोनों चीज़ पार हो जाती है तो आपको मिल जाएगा कंपनी से यानी बैंक से प्रोविजनल लेटर ऑफ इंटेंट। लेकिन ये कब मिलेगा? जब तुम फीस जमा कर देते हो लोन लेकर के या बिना लोन के, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है, जैसे तुम ये कर देते हो तो तुमको लेटर ऑफ इंटेंट आ जाएगा। प्रोविजनल लेटर इसलिए लिखा है क्योंकि जब तक तुम ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर लेते हो ना, तब तक ये प्रोविजनल ही माना जाता है। देखो, अब बात करते हैं हम प्रोफाइल की, जिसके मैंने कहा था ये जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी प्रोफाइल क्या रहेगी, आपको एक्चुअली करना क्या पड़ेगा। तो देखिए, इनिशियली आपको जो अगर ब्रांच की पोस्टिंग मिलती है तो आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प करवानी होगी। जो आपके ब्रांच के जो अदर स्टाफ हैं उनको कैश हैंडलिंग में और अपना एंट्री वगैरह करने में, क्लियरिंग वगैरह करने में, क्योंकि आपको ना धीरे धीरे करके वो फेमिलियर कराएंगे जो बैंक में वर्किंग कैसे होती है। तो आप बेसिकली हैंडल करोगे एज ए कैशियर, थोड़ा बहुत हेल्प करोगे और साथ ही आपको आरएम भी बना दिया जाएगा, यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर ऑफ अ कस्टमर। जैसे कि बहुत सारे कस्टमर होते हैं सेविंग अकाउंट के, करंट अकाउंट के या आपके म्यूचुअल फंड्स के या डीमेट अकाउंट के, तो उनके ना आरएम स्पेसिफाइड होते हैं। तो आप किसी न किसी कस्टमर के आरएम ज़रूर होगे, जिससे कि आप रेगुलरली टेलीफोन पे या वेरियस स्पेसिफिक तरीके से उससे बात करोगे, उससे कनेक्टेड रहोगे, बिजनेस लेने की कोशिश करोगे। अब इसमें मंथली सेल्स टारगेट आपके 2 से 3 महीने के बाद आ जाएंगे, है ना। ये तो देखो, टारगेट्स तो हर बैंक में है आज की डेट में। उसका कारण ये है कि जो सरकारी बैंक है उसमें तो केवल प्रोसेसिंग वर्क होता है, यानी कि आप पैसा लेने और देने का काम करते हो। बट जो करेंटली जो आपके प्राइवेट बैंक्स हैं वो धीरे धीरे कैश हैंडलिंग का काम ना धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। कैसे ख़त्म करते जा रहे हैं कि उन्होंने कैश के लिए भी मशीन लगा दी है, एटीएम मशीन, और डिपॉजिट विड्रॉल दोनों के लिए मशीन लगा दी है। तो अब आपके पास बैंक में काम बचता क्या है जी? तो यही सब बचता है कि आप कुछ बेच लो, कोई कस्टमर की कोई हेल्प कर दो, उससे कोई बिज़नेस निकाल लो। तो बेसिकली आप किसी भी पोस्ट पर हो, आपको कुछ ना कुछ बेचना तो पड़ेगा। चाहे आप इंश्योरेंस बेचो, कासा करो यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोलो, म्यूचुअल फंड की SIPs कर लो कस्टमर की। थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली टारगेट ग्रो करेगा तो आपको डरना नहीं है इससे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो मतलब यानी कि क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज रहेंगे। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं। देखो, अगर अब तुम HDFC बैंक से जुड़ रहे हो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, तो यार ये अपने आप में डायरेक्ट एंट्री बहुत ही सुपर्ब ग्रेट है, बिकॉज देश का नंबर 1 बैंक है यार HDFC बैंक। तुम बाहर निकल के जब अपने बैंक से जाओगे ना, तुम्हें 4 लोग ड्रेस में देखेंगे ना, तो एक अलग ही तुम्हारा रुतबा होगा। जब भी तुम अपने दोस्तों में, यारों में या किसी रिलेटिव्स में बैठोगे और तुम कहोगे कि मैं HDFC बैंक में काम करता हूँ एज ए असिस्टेंट मैनेजर, तो अपने आप में एक रेपुटेशन तो बनती है और फ्यूचर में इसका बेनिफिट भी मिलता है। अब है लर्निंग पीरियड में तुम्हारे पास टारगेट प्रेशर भी उतना नहीं होगा, क्योंकि तुम एक प्रोग्राम के थ्रू आए हो, तो तुम्हें इतनी जल्दी तुम्हारा जो मैनेजर है ना वो खड़काएगा नहीं, यानी तंग नहीं करेगा। तो इनिशियली तुम धीरे धीरे करके प्रेशर जब तुम पे ग्रेजुअली ग्रो करेगा तो तुम सीख जाओगे। अब क्या है, करियर हाइट्स जंपिंग इन फाइनेंस इंडस्ट्री। यस, जब तुम किसी फाइनेंस इंडस्ट्री में स्विच करोगे ना, फाइनेंस कंपनी बहुत सारी होती है NBFCs, जिनमें से तुम स्विच करोगे ना, तो तुमको HDFC का बड़ा तगड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, एक अच्छा पैकेज भी मिलेगा और काम भी तुम चाहोगे कि सेल्स ना मिले तो ऑपरेशंस में मिल जाएगा, कैशलेस में मिल जाएगा। बहुत तरीके होते हैं जहाँ पर तुम अच्छा परफॉर्म करके अच्छा पैसा कमा पाओगे, सेल्स को अवॉइड कर पाओगे फ्यूचर में। फाइनेंस कंपनीज़ में बहुत सारी फाइनेंस कंपनी है, फिर कभी नाम बता दूंगा, वैसे मैंने बहुत सारी उस पर वीडियोज़ भी की हुई है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो ऑब्वियसली प्रेशर।
बैंकिंग प्रेशर, सेल्स प्रेशर, टारगेट का प्रेशर, कुछ भी कह लो, और हार्ड ऑफिस टाइमिंग। जी हाँ, जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं ना उनका टाइम जल्दी ओवर नहीं होता, वो सुबह जल्दी बुला करके इवनिंग में लेट रोकते हैं। सेल्स एंड टारगेट्स की बात करते रहते हैं पूरा दिन, बड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है। बट उससे डरना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर इंडिविजुअली नहीं रहेगा, वो सबके ऊपर रहेगा। और अगर तुमसे इंश्योरेंस नहीं बिक रहा ना, तो भाई किसी से नहीं बिकेगा, इस बात की टेंशन मत लेना। सेल्स इज़ दी ओनली वे टू गेट सक्सेस। ओके, अगर देखो तुम्हें इस फील्ड में सक्सेस पानी है ना, तो तुम्हारे को सेल्स से बच नहीं सकते, तुम सेल्स तो करनी पड़ेगी, यही एक आखिरी रास्ता है। तो इससे तो बिल्कुल डरना मत। अब अपन क्या करने वाले थे, अपन करने वाले थे कंपैरिजन कि क्या अपने को ये ज्वाइन करनी है कि नहीं ज्वाइन करनी है, और साथ ही अपन इसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए सही है कि नहीं। जल्दी से करते हैं फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में। देखो, फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम और एस बैंकर्स प्रोग्राम में जो डिफरेंस है मेनली, क्योंकि हम यहाँ पर एस बैंकर्स प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं, तो एस बैंकर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। देखो, फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम क्या बनाता है, डिप्टी मैनेजर, और एस बैंकर्स प्रोग्राम क्या बनाता है, असिस्टेंट मैनेजर। तो सिर्फ एक लेवल आप पीछे रह जाओगे। अब देखो, पेमेंट की बात करें तो ये सिर्फ 1.5 लाख रुपए लेता है, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए के आसपास मैंने बताया, जबकि ये जो प्रोग्राम है ना, ये आपका 3.5 लाख रुपए के आसपास ले जाता है, क्योंकि आपको और फ्यूचर में इसकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ज़्यादा होती हैं, तो इसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा बन जाता है। तो ये लगभग 4 लाख के आसपास जाता है। ये 4 चला जाता है और ये 2 चला जाता है। ओके, अब ये बात करते हैं। देखो, ये 4 मंथ की रेजिडेंशियल स्टडीज़ कराता है और 6 मंथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराता है। तो लगभग 1 साल आपके यहाँ पर निकल जाते हैं। हालांकि 1 साल में आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बट ये प्रोग्राम मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि 45 डेज़ में आपको बैंक का एम्प्लॉय बना देता है, जो कि आप भी समझ रहे होंगे कि जो कहीं ना कहीं अर्निंग्स आपकी नेक्स्ट डे 45 दिन के बाद से शुरू हो जाएगी। अब इसका CTC देखो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 5.59 लैक्स इसमें मिल रहे हैं, 4.4 लैक्स इसमें मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है यही बेटर है। अब आगे बढ़ते हैं। कोर्स की फ़ीस करें तो देखो, ये रिफंडेबल है। हाँ, यहाँ पर ये एडवांटेज इसको मिलता है कि इसकी फ्यूचर में अगर आप 2 से 3 साल इसमें कर लेते हैं तो ये फ़ीस रिफंडेबल हो जाती है, और ये नॉन रिफंडेबल होती है। तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। अब आगे बात करते हैं। जो प्रोफाइल है वो दोनों ही केस में ऑपरेशन प्लस सेल्स है, और यहाँ पर भी ऑपरेशन प्लस सेल्स है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों सेम लेवल पर स्टैंड करते हैं। अब यहाँ पर जो 1 लेवल अप 1 लेवल डाउन, हाँ, डिप्टी मैनेजर 1 लेवल अप है, असिस्टेंट मैनेजर 1 लेवल डाउन है। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुआ। मोर टाइम टू सेटल डाउन, यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है सेटल डाउन होने का, यानी कि आपके पास ज़्यादा टाइम होता है कि आप सेल्स को अच्छे से सीख लो, अपने एम्प्लॉइयों, साथ वाले कुलीग्स के साथ, अपने मैनेजर के साथ आराम से 4-6 महीने में एडजस्ट हो जाओ। प्लस थोड़ा सा वैल्यू भी ज़्यादा मिलता है एज ए डिप्टी मैनेजर, जबकि यहाँ पर आपको सिर्फ 45 डेज़ का रेजिडेंशियल प्रोग्राम, और उसके बाद 3 से 4 महीने तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा कि आपने सेल्स नहीं करी। बाकी उसके बाद फिर थोड़ा प्रेशर तो ग्रो कर जाएगा, बट ठीक है, आप मैनेज कर लोगे, मैं बता रहा हूँ आपको। अब आप आगे बात करते हैं, शुड आई जॉइन और नॉट। यही वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा इस वीडियो का सार बनता है। क्या हमें ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं। देखो, मेरी तरफ से तो यस है, ठीक है, मैं तो एक बिग इसको यस दूंगा। यस, वी शुड ज्वाइन, ऑल ऑफ यू शुड ज्वाइन। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें ये ज्वाइन करनी चाहिए। क्यों? देखो, एक छोटा अमाउंट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहा है ये, ठीक है, 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। तुमको HDFC में एंट्री मिल रही है और डायरेक्ट एंट्री मिल रही है। डायरेक्ट एंट्री आजकल HDFC बैंक में पाना आसान नहीं है। अगर तुमको कहीं मिल भी जाती है ना, तो वो तुमको कार्ड वार्ड सेल करने में लगा देंगे, और वो कुछ दिनों में, मतलब महीने भर 2 महीने के अंदर ही प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, तो तुम परेशान हो जाओगे, छोड़ के वैसे भाग जाओगे। लेकिन इस प्रोग्राम के थ्रू अगर एंट्री करते हो तो थोड़ा तुम्हें रिस्पेक्ट, टाइम और सेटल डाउन होने का टाइम मिलेगा। ओके, अगर तुम 6 मंथ में छोड़कर चले भी जाते हो, तुम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, तुम छोड़ के भाग गए, ठीक है, क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं। क्यों? लोन पे ऑफ करना है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट अमाउंट है, सब कुछ मिलाने के बाद भी ये जो लोन है ना, वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगा, जो कि तुम अपने 6 महीने की सैलरी में से पे करके हटा दोगे। तुमको एक अच्छी सैलरी मिल रही है ना, तो इसमें से तुम सारा का सारा पैसा अगर दे करके भी वापस चले आते हो, तो तुम 0 पर स्टैंड कर रहे हो। ना तुमने कोई लॉस किया, ना तुमने कोई प्रॉफिट किया, ना तुमने कोई लॉस किया। लेकिन तुमने क्या गेन किया? तुमने अच्छा खासा कंपनी के साथ एक्सपीरियंस गेन कर लिया, बैंक के साथ एक्सपीरियंस गेन कर लिया, 6 महीने का सर्टिफिकेट उठा लिया, और अब तुम किसी दूसरी फाइनेंस कंपनी को जब ज्वाइन करते हो ना, तो ये वाला एक्सपीरियंस तुम्हारा ना काउंट हो जाएगा।
तो बेनिफिट मिला कि नहीं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पर तुमने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, उसका एक्सपीरियंस ले लिया, सर्टिफिकेट काम भी आएगा और कुछ पैसा भी बच ही जाएगा। तो देखो मेरी तरफ से इस प्रोग्राम को यस है। और बाकी तुम्हारे क्या ओपिनियन है या कोई क्वेश्चंस रह गए हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। एक दिन लाइव Q&A सेक्शन पर ज़रूर बैठेंगे। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जिनका रिव्यू किया था, लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे जिनका रिप्लाई नहीं हुआ है। तो अभी के लिए मुझे दो इजाज़त, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।